गाइज लेट्स स्टार्ट द सेकंड चैप्टर जिसका नाम है मटेरियल, वो हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, ध्यान से बिल्कुल। मटेरियल से पॉपअप क्या आ रहा है, आई डोंट नो। ठीक है, अब अगर मटेरियल की जब भी बात आती है गाइस, तो मटेरियल में दो बातें। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पढ़ना क्या है मैंने कहा ना कि हमने डिटेल में तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है वो देख लिया है। अब हमें पूरे डेप्थ में जाना है, एक एक चीज एक एक कंसेप्ट के। क्लियर? एक एक चीज एक एक कंसेप्ट के। आप में से कोई एक कुछ तो एक चीज टाइप करना, मतलब मुझे पढ़ाते पढ़ाते आपका कमेंट आ रहा है कि नहीं वो भी समझेगा। कुछ तो टाइप करना आप में से। हेलो सर, हाय सर, कुछ तो टाइप करो। हाँ आ रहा है, चलो गुड। मतलब इन केस आपको मेरी आवाज बीच में से रुक गई या कुछ भी बीच में से कोई कंसेप्ट, अभी आज तो स्टार्ट है तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट आएगा, लेकिन इन केस कोई डाउट आई ना तो आप मुझे कमेंट में पहले बोलना कि सर डाउट है, फिर मैं अपनी रिकॉर्डिंग स्टॉप करके आपकी आवाज सुन पाऊंगा। ठीक है, थोड़ा सॉफ्टवेयर में ऐसा हो रहा है कि जब जब मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ मुझे आपकी आवाज आना बंद हो रही है। ठीक है, तो वैसा हम करेंगे। और जब मैं आपको पूछूंगा क्लियर है तो आप कमेंट सेक्शन में थोड़ा एक्टिव रहो, तुरंत यस 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 बोलो मुझे। ठीक है, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो गाइज मटेरियल में सबसे पहले आपको देखना होगा इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बहुत टाइम हमें इसको पढ़ने में लग जाएगा क्योंकि डीप डेप्थ में पढ़ना है हमें। देन स्टोर लेजर और स्टॉक लेवल। ठीक है, सो इन सब चीजों को हमें पढ़ना है दोस्तों, और बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम तुरंत शुरू करते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। जब बात होती है दोस्तों इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी पहले तो इन्वेंट्री की अगर हम बात करें, इन्वेंट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीन टाइप की इन्वेंट्री आती है। तीन टाइप की चीजें जिसको हम इन्वेंट्री बोल सकते हैं। एक है रॉ मटेरियल, एक है वर्क इन प्रोसेस या वर्क इन प्रोग्रेस, एंड एक है फिनिश गुड्स। बराबर, इन सबको इन्वेंट्री हम बोलते हैं। जब तक मटेरियल यार फैक्ट्री में पड़ा है वो इन्वेंट्री है, पता है। फिर वो एकदम रॉ मटेरियल स्टेज में हो या वो वर्क इन प्रोसेस मतलब क्या, पूरी तरह रॉ मटेरियल भी नहीं है तो पूरी तरह वो फाइनल प्रोडक्ट भी नहीं बना कि हम बेच सके, बीच में गए तो अटका है। मतलब हमने शर्ट में एक साइड की बाहें यानी आस्तीन तो दे दी, दूसरी साइड की नहीं दी, यानी दूसरे साइड का हाथ अभी तक सीला ही नहीं है, तो वर्क इन प्रोसेस हुआ ना। अगर हम शर्ट बना रहे हैं, क्लॉथ है तो वो रॉ मटेरियल है, हमने उसको आधा अधूरा सिल दिया, एक साइड का हाथ बन गया दूसरे साइड का हाथ बना ही नहीं है, वो वर्क इन प्रोग्रेस है। और जब वो पूरा बन जाएगा वो फिनिश गुड्स है। बट दोस्तों भलाई इन्वेंट्री इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, इसमें ये तीनों आते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे मटेरियल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम वर्क इन प्रोसेस को और फिनिश गुड्स को नहीं कंसिडर करेंगे। यहाँ इन्वेंट्री का प्योर मीनिंग हमारे लिए क्या रहेगा, रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री का यहाँ प्योर मीनिंग हमारे लिए रहेगा रॉ मटेरियल, दैट्स इट। ठीक है, तो गाइज इन्वेंट्री मैनेजमेंट में इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल, एंड मैनेजमेंट तो आपको पता ही यार, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। तो यहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट यानी सिंपली रॉ मटेरियल से लेकर हर चीजों में आपको डिसीजन लेना है। इस तरह से डिसीजन लेना है कि अल्टीमेटली क्या हो, आपका मेन काम क्या है, कॉस्ट को कंट्रोल करना, कॉस्ट को कम करना। तो आपको यहाँ पे इन्वेंट्री मतलब अब आप कभी वर्क इन प्रोसेस, हाँ आप अगर जनरल बुक पढ़ोगे इन्वेंट्री का तो उसमें आपको इन्वेंट्री वर्क इन प्रोसेस भी दिखेगी, वर्क इन फिनिश गुड्स भी दिखेगा। लेकिन जब हम बात कॉस्ट अकाउंटिंग की करेंगे, मैंने कहा ना सिचुएशन टू सिचुएशन डेफिनेशन चीजें बदलती है, तो यहाँ इन्वेंट्री मतलब सिर्फ रॉ मटेरियल, और मैनेजमेंट मतलब उससे रिलेटेड डिसीजन लेना। सो गाइस मुझे बताओ, अगर इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना है तो आपको ये दो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी से फुलफिल करना होता है। अगर इन्वेंट्री मैनेज करना है तो ये दो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छी से फुलफिल करना है। एक है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव और दूसरा है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एंड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ये दो ऑब्जेक्टिव अगर आपने सही ढंग से फॉलो किए ना दोस्तों, तो समझ जाओ आपने इन्वेंट्री को सही तरीके से मैनेज किया। अगर एक ऑब्जेक्टिव अचीव करने के चक्कर में आप दूसरे को इग्नोर कर रहे हो, या फाइनेंशियल को अचीव करने के चक्कर में आप ऑपरेशनल को इग्नोर कर रहे हो, मतलब आपका मैनेजमेंट सही नहीं है, आप गलती कर रहे हो, आप कंपनी को नुकसान कर रहे हो। ये दोनों ऑब्जेक्टिव एट ए टाइम सेटिस्फाई होनी चाहिए। मतलब ये एक गाड़ी के दो पहिए हैं, जैसे दोनों पहिए, अगर मैं बाइक की बात करूं
दोनों आगे का और पीछे का दोनों पहिया होना तो गाड़ी आगे चलेगी, बराबर। एक भी खराब है तो गाड़ी रुक जाएगी। सेम वही चीज है यहाँ पे अगर आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये कंसेप्ट को सक्सेसफुल बनाना है फैक्ट्री के ओरिएंटेड, तो आपको ये दोनों ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। अब बात करेंगे सर ये दो ऑब्जेक्टिव है क्या। सो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव पता है। अब इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, रॉ मटेरियल। अब मैं जब भी इन्वेंट्री वर्ड यूज करूंगा आपके दिमाग में आना चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल का हमें दोस्तों स्टॉक रखना होता है। ऐसा नहीं है कि कस्टमर आज हमें ऑर्डर दे रहा है और फिर ऐसे भी कोई कोई शॉप्स होती है, ऐसे भी कोई कोई बिजनेस होते हैं जो पूरी तरह कस्टमर पे डिपेंड करते हैं। वो रिक्वायरमेंट देगा उसी के हिसाब से वो काम करेंगे, लेकिन पता है उसमें भी उनके हिसाब से, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनाना स्टार्ट करेंगे। एक को टेबल इस तरीके के चाहिए तो हम उस तरीके का बना के देंगे, दूसरे को टेबल उस तरीके का चाहिए, बीच में दो उसको ड्रॉवर चाहिए, ये ऊपर एक पार्टीशन चाहिए, ऊपर एक ग्लास का ये चाहिए, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। लेकिन हम बनाना यानी प्रोडक्शन कस्टमर के हिसाब से करते हैं। लेकिन गाइस रॉ मटेरियल तो पहले से होता है। मतलब वो ऐसा नहीं कि टेबल का ऑर्डर आएगा फिर मार्केट में जाएगा और लकड़ा का परचेस करके आएगा या वुडन शीट परचेस करके आएगा, नहीं। उसने कई सारी वुडन शीट अलग अलग स्पेसिफिकेशन की, जिसको हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, उसके पास रखी है। हाँ, बनाना वो कस्टमर के ऑर्डर के हिसाब से करेगा, क्योंकि उसका काम ऐसा नहीं कि टेबल बना बना कर बेचो ना। वो जॉब बिजनेस में, जॉब मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेस में डील करता है। और जॉब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का सिंपली मीनिंग क्या है कि कस्टमर जो जॉब देगा वो काम करो, अपने हिसाब से कोई एक्स्ट्रा काम ना करो, कोई बना बनाकर मत बेचो। कस्टमर जो बोलेगा उस हिसाब से बनाकर बेचो, कस्टमर जो बोलेगा उस हिसाब से बनाकर बेचो। जैसे टेलर हुआ, कोई फर्नीचर ओनर हुआ। आजकल तो खैर फर्नीचर ओनर भी अपने खुद के प्रोडक्ट रखते हैं, लेकिन एक कारपेंटर देखो, कारपेंटर जो प्योरली कुछ नहीं करता है, उसकी कोई दुकान नहीं, उसका कोई शोरूम नहीं है, सिर्फ वो घर पे बैठता है, उसको किसी ने ऑर्डर दिया तो उस हिसाब से टेबल बनाना स्टार्ट करता है। तो थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल वो अपने पास रखता है। तो बिजनेस में गाइस, कोई भी बिजनेस हो, थोड़ा बहुत रॉ मटेरियल वो अपने पास रखते ही है, स्टॉक अपने पास रखते हैं। तो अचानक से ऑर्डर आया और उसके पास रॉ मटेरियल नहीं, मार्केट में लेने गया और पता चला कि कोरोना की वजह से सब रॉ मटेरियल सप्लायर की दुकान बंद है, किसी भी XYZ रीजन की वजह से दुकान बंद है महीना भर, तो क्या कस्टमर को बोल देगा भाई लीजिए आपके पैसे? फिर काहे का बिजनेस अगर आप कस्टमर को खाली हाथ भेज दो तो, ठीक है। और अगर आप कस्टमर को वेटिंग कराओ वो भी सही नहीं है, बराबर। तो बेसिकली ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है कि आपको रॉ मटेरियल का कुछ तो स्टॉक रखना होता है। लेकिन वो स्टॉक अगेन इतना, अब स्टॉक की जब बात आती है, स्टॉक की जब बात आती है तो हम बोलते हैं कि स्टॉक शुड बी व्हाट, ऑप्टिमम। स्टॉक शुड बी ऑप्टिमम। पता है दोस्तों ऑप्टिमम वर्ड का मीनिंग क्या है? ना ही बहुत ज्यादा ना ही बहुत कम, ना ही मैक्सिमम ना ही मिनिमम, बराबर। स्टॉक शुड बी ऑप्टिमम। ऑप्टिमम यानी बेस्ट, अप टू द मार्क, जितना चाहिए उतना। अब इसी पर दो ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अगर हम स्टॉक ये मिनिमम रख दे, हमें क्या करना होता है, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि स्टॉक शुड बी यानी इन्वेंट्री का लेवल शुड बी यानी रॉ मटेरियल का लेवल शुड बी व्हाट, ऑप्टिमम। लेकिन अगर हम स्टॉक मिनिमम रख दे तो पता है इससे क्या हैम्पर होता है? इससे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हैम्पर होता है। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव आपको बोलता है कि भाई आप स्टॉक ऐसा रखो कि कम ना पड़े, ठीक है। आप स्टॉक ऐसा रखो कि जो कम ना पड़े। मतलब अगर कस्टमर ने आपको 100 प्रोडक्ट की ऑर्डर दी है और आप स्टॉक बराबर इतने सालों से आपको पता है कि एट ए टाइम ऑर्डर 100 200 की आती है, उस हिसाब से रख रहे हो। लेकिन यार दिवाली भी तो आती है ना कभी तो लाइफ में, अचानक से एक आध दिन कोई कस्टमर खुश होकर या उसको अर्जेंसी है इसलिए वो आपके पास आकर उसने आपको 500 प्रोडक्ट का दे दिया, तो 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर दे दिया, तो ठीक है। उसके घर में शादी है इसलिए उसने सबके बारातियों के लिए अपने हिसाब से कपड़े सिलवाने का सोचा है, तो उसने 1000 कपड़ों का आपको अचानक से ऑर्डर दे दिया, तो फिर क्या करोगे? फिर बोलोगे अरे भाई इतना तो स्टॉक नहीं मेरे पास, और उसको अर्जेंसी है, कल बारात निकलने वाली है। आज आप ऑर्डर करोगे, 2 दिन बाद रॉ मटेरियल आपको मिलेगा, आप कब करोगे? अब आप बोलोगे कि यार भाई साहब ये तो गलत हुआ, फिर हमने रॉ मटेरियल कम रखा, उसके वजह से इतनी बड़ी ऑर्डर गई। और ऐसा तो करेगा नहीं कि ठीक है भाई तेरे पास कितने हैं, 100 है तो तू 100 बना ले, मैं बाकी दूसरा टेलर देख लेता हूँ, दूसरा मैन्युफैक्चरर देख लेता हूँ जो मुझे 900 कपड़े और बना के देगा। अरे भाई दोनों की डिजाइन में फर्क पड़ जाएगा ना, दोनों के काम में फर्क पड़ जाएगा, पूरी ऑर्डर उसके हाथ से जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हैम्पर हुआ। मतलब हर वो चीज जो आपके ऑपरेशन को रोक सकती है, समझ रहे हो? ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव को हैम्पर करना मतलब क्या? हर वो चीज जो आपके ऑपरेशन को रोक सकती है वो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव को हैम्पर करना होगा।
बराबर। ऑपरेशन यानी आपका डे टू डे लाइफ का रूटीन का काम जो आप फैक्ट्री में करते हो, ठीक है। सो कम से कम उतना रखो कि ऑपरेशन चलते रहे। ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव एक ही बोलता है कि कम ना पड़े, मतलब कम से कम उतना रखो कि ऑपरेशन चलता रहे। इसी को अगर हम लिखे सही लैंग्वेज में तो फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू लेस दैट इट हैम्पर्स प्रोडक्शन। फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू लेस, यानी एकदम मिनिमम ना हो, टू लेस, सो दैट इट हैम्पर्स प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये हुआ ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव कि भाई जो भी आप फंड ब्लॉक करते हो, ऑफ कोर्स यार रॉ मटेरियल का स्टॉक रखना मतलब आपने उसमें कुछ तो फंड ब्लॉक कर दिया ना। बड़ी बड़ी कंपनी के तो रॉ मटेरियल भी करोड़ों के आते हैं, तो उसमें आपने फंड ब्लॉक कर दिया, बट वो उतना भी कम मत करो कंजूसी के चक्कर में कि अरे भाई इतना पैसा कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन ब्लॉक करेगा, कि आपने बड़ी ऑर्डर, एक जो दिवाली आई थी लाइफ में जो एक ही बार आती है साल में, वो आपने मिस कर दी। और बिजनेस में तो ऐसी दिवाली काफी बार आ सकती है, ठीक है। सो फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू लेस सो दैट इट हैम्पर्स प्रोडक्शन। इन सिंपल वर्ड, कम ना पड़े, बराबर, कि उतना रखो जिससे आपका प्रोडक्शन हैम्पर ना हो। बिल्कुल उससे अपोजिट आता है दोस्तों फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपका स्टॉक मिनिमम ना रहे, उस पे कौन काम करता है, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। तो आपका स्टॉक हद से ज्यादा भी ना हो जाओ, ये बात करता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। हद से ज्यादा ना हो, आपका जो भी इन्वेंट्री स्टॉक है, इन शॉर्ट रॉ मटेरियल स्टॉक है, वो हद से ज्यादा ना हो, ये फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि बस अपनी दिलदारी दिखाने के लिए भाई रॉ मटेरियल भरते रहो भरते रहो भरते रहो, रॉ मटेरियल कम नहीं होना चाहिए। हम बोलते हैं ना भाई कोई घर में गेस्ट आए तो खाना कम नहीं पड़ना चाहिए, 2-3 रोटी ज्यादा होगी तो चलेगा, दे देंगे बाकी किसी को, जरूरतमंद को, लेकिन खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। अरे लेकिन ठीक है 2-3 रोटी तक एक बात समझ सकते हैं, लेकिन अगर 200-300 रोटी ज्यादा बन गई तो कौन जरूरतमंद भी खाएगा उसको, ठीक है ना। सो बेसिकली यार फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हद से ज्यादा ना हो, क्योंकि उसमें देखो नुकसान क्या होंगे। आप जैसे आपको पता है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था रॉ मटेरियल आप ला रहे हो, मतलब आप सिंपली क्या कर रहे हो, ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा फंड उसमें ब्लॉक कर रहे हो। सो उस वजह से क्या हुआ, एक तो वो पैसा जो आप ब्लॉक कर बैठे हो उससे कुछ आप प्रोडक्टिव कर सकते थे, वो आप नहीं कर पाओगे। उससे सिंपली आप बैंक में एफडी कर सकते थे और उसका इंटरेस्ट कमा सकते हो, तो वो इंटरेस्ट आप नहीं कमा रहे हो। मतलब आपने सिंपली क्या लूज किया, इंटरेस्ट को लूज किया। हो सकता है कि उतना पैसा आपके पास था भी नहीं जितना आपने ब्लॉक कर दिया, तो आपने उसके लिए लोन लिया था सिर्फ रॉ मटेरियल लाने के लिए, रॉ मटेरियल का स्टॉक करने के लिए, क्योंकि मैंने कहा है बड़े बड़े कंपनी के तो रॉ मटेरियल करोड़ों के होते हैं, तो उसके लिए तो आपने बैंक से लोन लिया और उसका इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन अब तक उतना रॉ मटेरियल यूज ही नहीं हो रहा है, फंड ब्लॉक हो गया, लेकिन आपका इंटरेस्ट का मीटर तो चल रहा है, तो वो आपका एक नुकसान हुआ, बराबर। फिर आपने उसको भाई लाया है तो कहीं तो रखोगे ना, तो उसके लिए एक स्पेशल वेयर हाउस रेंट पे लिया है, एक स्पेशल गोडाउन रेंट पे लिया है, वहां रख रहे हो तो उसका रेंट गया। अब उसमें से कई चीजें महंगी हो सकती है, तो महंगे मटेरियल का आप क्या करते हो, इंश्योरेंस। जैसे अपनी लाइफ हमें महंगी लगती है तो हम उसका इंश्योरेंस निकालते हैं, अपने कार का इंश्योरेंस निकालते हैं, उसी तरह अपने मटेरियल में जो महंगे महंगे दाम के मटेरियल है उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है, उसका प्रीमियम। समझ रहे हो, मतलब आपको यह समझना जरूरी है कि कम तो बिल्कुल ना हो, क्योंकि उससे आपने बड़ी बड़ी ऑर्डर लूज कर दी, बराबर। तो और आप अगर थोड़ा 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 ऑर्डर करते रहोगे तो देखो साल में कितनी बार ऑर्डर करना पड़ेगा ना आपको। अगर आपको पता है कि आपको 5 किलो चावल लगते हैं महीने के, ठीक है, और साल के लगते हैं 60 किलो, मान लो आपको 5 किलो चावल महीने के और साल के 60 किलो लगते हैं, तो कम से कम एक महीने का स्टॉक रखो या 15 दिन का स्टॉक रखो। 5 किलो लगते तो 2.5 किलो तो घर में रखो। ऐसा नहीं कि जाओ और रोज आधा किलो लेकर आओ, जाओ और रोज पाव किलो लेकर आओ, उससे रोज जाना, आपकी किराना शॉप दूर है तो पेट्रोल जाएगा, अननेसेसरी उसको बार बार फोन करना, भाई दुकान शुरू है ना, वो टेलीफोन बिल जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, कम लाने के चक्कर में ये खर्चे ज्यादा कर रहे हो। किसी दिन गेस्ट आ गए तो उनको चावल की डिमांड की उन्होंने, तो वो चावल आप नहीं दोगे, गेस्ट को नाराज कर दिया, आगे जब आप उनके घर जाओगे तो बदला लेंगे।
तो बेसिकली ये नुकसान हुआ। और जब आप ज्यादा लेकर आते हो तो अभी मैंने जैसे कहा आपका फंड ब्लॉक हो जाता है, तो वो जो प्रोडक्टिव यूज उस फंड का आप कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे हो। शायद आपने वो कैपिटल वो उसके लिए लोन लेके रखा है इन्वेंट्री ऑर्डर करने के लिए, तो अब आप वो नहीं कर पा रहे हो, मतलब उसका इंटरेस्ट पे करना स्टार्ट कर दियो। आपने वेयर हाउस लिया है, उतने स्टॉक को आधा किलो चावल ठीक है भाई रख लेंगे कैसे भी, पन्नी में रहने देंगे कि 2 दिन में यूज ही हो जाएगा, तो उसको कैरी बैग में रहने देंगे जो जिसमें लाया है। लेकिन यार अगर आपने 5 किलो चावल लाया है या 10 किलो चावल लाया है तो उसके लिए तो एक बड़ा डिब्बा लगेगा ना, तो बड़े डिब्बे का खर्चा। सेम उसी तरह यहाँ पे एक वेयर हाउस का रेंट, उसका आपने इंश्योरेंस निकाल के रखा है महंगे मटेरियल का, उसका प्रीमियम, आपने उसकी देखभाल करने के लिए एक स्टोर कीपर रखा है, उसकी सैलरी, ठीक है। ऐसे कई चीजें फिर इसमें ज्यादा बढ़ जाएंगी। मतलब आपको पता है अगर ये ऑब्जेक्टिव हैम्पर हुआ तो अलग ढंग से आपको नुकसान करता है, और ये ऑब्जेक्टिव अगर हैम्पर हुआ तो ये भी अलग ढंग से नुकसान करता है। और इसलिए मैंने पहले कहा कि स्टॉक लेवल यानी इन्वेंट्री की लेवल बहुत कम भी ना हो जिससे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो, एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा भी ना हो जिससे फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैम्पर हो। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव का सिंपल मीनिंग क्या कि बहुत ज्यादा ना हो जिससे फाइनेंशियल लॉस हो जाए। इसका हमने मीनिंग क्या देखा था कि उतना कम ना हो जिससे प्रोडक्शन हैम्पर हो जाए, ऑपरेशन रुक जाए। और इसका मीनिंग क्या है, उतना ज्यादा भी ना हो जिससे फाइनेंशियल लॉस हो जाए, ठीक है। उसी को अगर हम लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं कि फंड ब्लॉक्ड इन इन्वेंट्री शुड नॉट बी टू हाई दैट इट रिजल्ट्स इन ह्यूज इंटरेस्ट लॉस, ठीक है। फंड ब्लॉक्ड in inventory should not be too high that it results in huge financial loss बोल सकते हो आप, या इंटरेस्ट लॉस बोल सकते हो, ठीक है। आप इसको फाइनेंशियल लॉस भी बोल सकते हो, बुक की लैंग्वेज में इंटरेस्ट लॉस है। सेम हुआ, मैंने कहा ना इतना फंड गया तो हो सकता है वो पैसा आप खुद इंटरेस्ट कमा सकते थे उतने पैसों पे, वो नहीं कमा रहे हो, या आपने लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो मेजर लॉस तो वही है ठीक है, मेजर लॉस तो वही है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है दोस्तों, इसलिए मैंने कौन सा वर्ड यूज किया, मैंने वर्ड यूज किया ऑप्टिमम। योर स्टॉक लेवल मतलब आपका रॉ मटेरियल का जो लेवल है वो ज्यादा मिनिमम ना हो जिससे ऑपरेशनल लॉस हो, ज्यादा मैक्सिमम ना हो जिससे फाइनेंशियल लॉस हो। दोनों को अगर आपको बैलेंस करना है, ये भी खुश वो भी खुश, चित भी मेरी पट भी मेरी, तो आपको स्टॉक लेवल ऑप्टिमम रखना है। अब आप बोलोगे सर वो ऑप्टिमम कैसे रखे, ऑप्टिमम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या, किस लेवल को हम ऑप्टिमम बोलेंगे, ठीक है। सो आप देखो आप किस लेवल को ऑप्टिमम बोलोगे, आप ऑप्टिमम बोलोगे उस लेवल को जिससे आपका ओवरऑल यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी मिनिमाइज, शुड बी मिनिमाइज। मैंने कहा ना यहाँ पे हमें भेदभाव नहीं करना है, यहाँ पे हमें भेदभाव नहीं करना है। जैसे ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव को खुश करने के चक्कर में फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को हैम्पर नहीं करना है, हमें दोनों को बैलेंस करना है। सो दोनों को बैलेंस करना है मतलब हमें ओवरऑल जो इन्वेंट्री कॉस्ट है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वो मिनिमम करना है। अगर हमारा ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम है जिसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर हो जाएगा, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर हो जाएगा, अगर ये मिनिमम आया ना दोस्तों तो समझ जाओ आप सही डायरेक्शन में हो, तो समझ जाओ आपने उसको मिनिमम, आपने स्टॉक को ऑप्टिमम रखने में आप सक्सेसफुल हो गए, ना ही मिनिमम ना ही मैक्सिमम। आप बोलोगे सर वो इन्वेंट्री कॉस्ट क्या क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट क्या एक ही चीज है कि इसके अंडर में कई सारे कंसेप्ट आते हैं, तो देखो इन्वेंट्री कॉस्ट में कई सारे कंसेप्ट आते हैं। सबसे पहले आता है परचेस कॉस्ट, सबसे पहले क्या आता है परचेस कॉस्ट, बात को समझो। परचेस कॉस्ट बेसिकली क्या होता है, परचेस कॉस्ट होता है द अमाउंट पेड टू द सप्लायर। सिंपल, अगर मैं एक पेन परचेस करने जा रहा हूं, एक पेन, मैंने उसको पूछा भाई कितने का पेन है, उसने बोला मुझे 5 रुपए का पेन है सर, मैंने उसको 5 रुपए पे कर दिया, दैट इज परचेस कॉस्ट। ये परचेस कॉस्ट हुआ, हालांकि ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं। आप देखो अब इन्वेंट्री कॉस्ट में क्या क्या आएगा, एक सिंपल से पेन को हमने मतलब क्या क्या खर्चे उस पे और लगा दिए उस पेन को रखने और लाने के लिए। बट सप्लायर को जो मैंने पे किया, मैंने बोला भाई कितने का पेन है, उसने बोला सर 5 रुपए का पेन है, मैंने उसको 5 रुपए दे दिया। या मैं कोई अच्छा पार्कर का महंगा पेन लेने गया, मैं उसको पूछा भाई कितने का है, उसने आते ना महंगे महंगे पेन भी आते, 500 1000 तक के पेन आते, तो मैं बोला भाई ये पेन मुझे ये वाला चाहिए, बेस्ट पेन है, उस कितने का, उसने बोला सर 200 रुपए का।
मेरी एक मीटिंग है सप्लायर्स के साथ, मुझे ज़रा इंप्रेशन झाड़ना है उन पे, तो मुझे ज़रा महंगा पेन दे। कितने का है? उसने बोला सर 200 रुपये। बोला ठीक है भाई, 200 रुपये उसको दे दिया। सो द अमाउंट पेड टू सप्लायर इज परचेस कॉस्ट, ठीक है। फिर उसमें सब आ गया, मतलब अगर उसने आपको 200 रुपए का, लेकिन आपने बोला यार भाई कुछ तो तरस कर, इतना महंगा ही चल रहा है और तू कहाँ जान ले रहा है, तो ठीक है सर 20 रुपए कम दो, तो उसमें डिस्काउंट भी कंसिडर हो गया। उसने बोला सर लेकिन भाई हमें जीएसटी लगता है, तो उसमें आपको 18% जीएसटी भरना पड़ेगा, उसमें वो भी कंसिडर हो गया। मतलब जितना चीज आप सप्लायर को पे कर रहे हो वो आपका परचेस कॉस्ट है। फिर उसमें अगर उसने आपको कोई डिस्काउंट दिया होगा तो उसको भी कंसिडर कर लो, उसने अगर आप पे कोई टैक्स लगाए होंगे तो उसको भी कंसिडर कर दो, इंक्लूडिंग डिस्काउंट एंड टैक्सेस। हालांकि डिस्काउंट और टैक्सेस की बात अभी हम करेंगे ही नहीं, उसकी बात बहुत बाद में आने वाली है, पहले तो हम सिंपल इन्वेंट्री को समझने वाले हैं, ठीक है। सो अमाउंट पेड टू द सप्लायर इज अ परचेस कॉस्ट, बस इतना सिंपल सा डेफिनेशन है। तो ये एक इन्वेंट्री में आता है। इन्वेंट्री क्या क्या चीजों का बना हुआ है बात को समझो। दूसरा आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, गाइस ऑर्डरिंग कॉस्ट इज व्हाट, मैंने वो पेन परचेस करने के लिए पहले दुकानदार को फोन किया था, भाई तेरे पास, मेरा पुराना शॉप ओनर है ना, वो दोस्त है मेरा, मैंने उसको फोन किया भाई तेरे पास वो पेन है क्या पार्कर का 200 वाला? वो बोले हाँ ठीक है, मैंने रख दिया फोन। तो गाइस वो फोन का जो बिल हुआ ना वो आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है। फिर आप वहां से लेकर उसके शॉप तक जो कि 8 किलोमीटर है, वहां तक पेट्रोल, इतने महंगे पेट्रोल में आप वहां गए हो, तो जो पेट्रोल आपको लगा है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। मतलब ऑर्डर देने के लिए जो आपने वहां आप गए, उसने बोला और यार घनश्याम भाई बहुत दिनों बाद मिले हो, क्या लोगे चाय वाय, आपको उससे डिस्काउंट लेना था ना तगड़ा, तो आप उसको थोड़ा इंप्रेशन दे रहे हो, चलो मेरे तरफ से चाय पियो यार, छोटू 2 कटिंग ला 2-2 रुपए की, ठीक है। तो वो भी अगेन ऑर्डरिंग के लिए आपने जो चीजें खर्चे किए हैं वो सब ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर आप अपने बाइक से नहीं आते हुए ऑटो से गए वहां तक, तो ऑटो का खर्चा भी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। मतलब किसी भी चीज के ऑर्डर देने के लिए जो खर्चे आपको लगते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, और वो भी इन्वेंट्री कॉस्ट में आता है। सिर्फ इतना नहीं कि पेन 200 का है 200 दे दिया वो इन्वेंट्री कॉस्ट है ना, इन्वेंट्री कॉस्ट उससे कई पहले से शुरू हो जाता है। जब आपने सप्लायर को फोन किया, जब आपने सप्लायर को चिट्ठी भेजी, एक परचेस रिक्विजिशन भेजा कि भाई ये मटेरियल हमको चाहिए तेरे पास, इसमें से क्या क्या है, तो ये सब स्टेशनरी खर्चा, पोस्ट कार्ड का खर्चा, अगर आपने उसको पोस्ट किया होगा तो, फोन किया होगा तो टेलीफोन खर्चा, वहां से आपका इन्वेंट्री कॉस्ट शुरू होना मतलब शुरू हो जाता है। सो कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मेकिंग एन ऑर्डर, ये होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। इन सिंपल वर्ड, कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मेकिंग एन ऑर्डर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। गाइज अभी आगे जाने से पहले मुझे आप प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, यहां तक सब बातें क्लियर है, यहां तक सब बातें क्लियर है? हाँ थैंक गॉड आया भाई रिप्लाई, मतलब देख रहे हो, सुन रहे हो। चलो नाइस नाइस नाइस, बहुत बढ़िया। सो कॉस्ट एसोसिएटेड विथ मेकिंग एन ऑर्डर इज ऑर्डरिंग कॉस्ट इन सिंपल वर्ड, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आएंगे देखो, मैंने जैसे कुछ एक चंद एग्जांपल आपको बोले वो सारे इसमें आएंगे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी एंड पोस्टेज फॉर मेकिंग ऑर्डर, अगर आप उसको परचेस रिक्विजिशन बाय डिफॉल्ट भेज रहे हो, है ना। देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में पहले वो होता है कि परचेस रिक्विजिशन भेजा जाता है, एक रिक्वेस्ट भेजा जाता है, बाद में परचेस ऑर्डर भेजी जाती है। एक प्रॉपर प्रोसेस होती है परचेस डिपार्टमेंट की, पहले रिक्विजिशन, फिर उसको अप्रूवल के बाद परचेस ऑर्डर, वो रिक्विजिशन के हिसाब से आपको रेट फाइनल करता है, और वो रेट पे जब आप एग्री होते हो, आप पहले रिक्विजिशन में सिर्फ बोलते हो कि मैं इतना 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 चाहिए, फिर आपको हर चीज का रेट भेजता है प्रॉपर डिस्काउंट और रिलेशन को ध्यान में रखते हुए, और फिर आप उसके हिसाब से उसको परचेस ऑर्डर जनरेट करते हो। वो आपको परचेस रिक्विजिशन के दम पे कभी मटेरियल नहीं भेजता। परचेस रिक्विजिशन के दम पे क्या करता है, वो सिर्फ आपको बोलता है मेरे पास सब है अवेलेबल, इतने इतने रेट में है, या ये चीज नहीं है बट बाकी सब मिल जाएगा। फिर आप सोचते हो कि ये रेट आपको सही है, और फिर आप उसको परचेस ऑर्डर जनरेट करते हो। जब आप उसको परचेस ऑर्डर जनरेट करते हो ना, तो फिर वो आपको लीगली मटेरियल देने में बाइंड हो जाता है, फिर आपको उसको मटेरियल देना है क्योंकि उसने आपके रिक्विजिशन को एक्सेप्ट किया था।
सो स्टेशनरी, अब वो जो परचेस रिक्विजिशन, परचेस ऑर्डर भेजते हो, वो बाय पेपर भेजते हो या मेल भेजते हो इंटरनेट को यूज करके, तो इंटरनेट का खर्चा, या फोन पे करते हो, छोटे मोटे ये मैन्युफैक्चर क्या होते हैं, सब फोन पे काम चल जाता है। भाई तेरे पास ये है क्या, जैसे हमारे घर पे देखो, इन्वेंट्री को समझना है तो अपने घर की चीजों को समझो बस। जो घर के राशन को समझ जाएगा ना, वो पूरी इन्वेंट्री को समझ जाएगा। सेम चीज आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हो, सेम चीज। साथ में नीचे किराना शॉप वाले को फोन करके जो पूछते हैं कि भाई चितले बंधु का दूध है या खत्म हो गया, तो वो बोलता है नहीं है सर, नहीं मैडम नहीं है। तो बेसिकली आपने जो फोन किया ना, वो भी एक ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू ऑर्डर। सो स्टेशनरी एंड पोस्टेज फॉर मेकिंग ऑर्डर, टेलीफोन बिल। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्लियर बोला, यहाँ पे मैं इन्वेंट्री वर्ड जब बोलूंगा तो आपको सिर्फ रॉ मटेरियल ही दिमाग में आना चाहिए। ठीक है, देन अगेन सैलरी। पता है बड़ी बड़ी कंपनी में सैलरी ऑफ स्टाफ इन परचेस डिपार्टमेंट, बड़े बड़े कंपनी में प्रॉपर परचेस डिपार्टमेंट होता है, जहां पे एक परचेस मैनेजर होता है, उसके अंडर में और सब ये होते हैं, क्योंकि उनको आए दिन लाखों करोड़ों रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है, जैसे टाटा मोटर्स जैसी कंपनी होगी। तो उनका तो परचेस डिपार्टमेंट भी 20-20, 30-30 एम्प्लॉइज का होता है, जहाँ हेड मैनेजर, उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर और फिर परचेस बॉय वगैरह ये सब होते हैं। तो बेसिकली आपको उनकी सबकी सैलरी भी मेंटेन करनी है। तो सैलरी अगेन परचेस, मुझे बताओ परचेस डिपार्टमेंट होता क्यों है? परचेस डिपार्टमेंट इसलिए होता है कि हम सही टाइम पे सही मटेरियल लेकर आए, मतलब कहीं पर भी प्रोडक्शन ना रुके। अब ये काम भी अगर प्रोडक्शन मैनेजर देखेगा बड़ी बड़ी कंपनी में, तो फिर तो वो मटेरियल तो लेकर आएगा बट प्रोडक्शन रुकते रहेगा। प्रोडक्शन कौन देखेगा फिर? छोटी मोटी कंपनी में एक इंसान दोनों चीजें देख लेता है, लेकिन बड़ी कंपनी में आपके लिए सेपरेट डिपार्टमेंट होता है। प्रोडक्शन वाला सिर्फ प्रोडक्शन से डील करता है। अगर कल चल के मटेरियल कम पड़ा तो सीधा उंगली उठती है परचेस मैनेजर पे। ठीक है, तो उनकी सैलरी, उनको रखा ही इसके लिए कि मटेरियल हमारे पास अवेलेबल हो जब चाहिए तब। तो उनकी सैलरी, मतलब उनका भी सैलरी क्या होगा? कॉस्ट रिलेटेड टू अगेन ऑर्डरिंग एंड फ्रेट इनवर्ड, ये भी आप बोल सकते हो। फ्रेट इनवर्ड मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब इतना महंगा मटेरियल है, इतना हेवी मटेरियल तो हाथ में तो थोड़ी लाएंगे ना, या एक्टिवा मोपेड के आगे रख के थोड़ी लाएंगे। कंपनी का मटेरियल है वो, तो उसको ट्रक में लाना है, टेम्पो में लाना है। ठीक है, तो वो अगेन उसका लोडिंग अनलोडिंग चार्ज, उसका जो भी फ्रेट लगा है, यानी ट्रांसपोर्ट बिल लगा है, वो सब किस में आया? सिर्फ प्योरली ऑर्डरिंग से रिलेटेड। ऑर्डर देने से लेकर जब तक मटेरियल आपके दरवाजे नहीं आ जाता ना दोस्तों, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अगर मैं 100 बात की एक बात बोलूं सिंपल वर्ड में, तो ऑर्डर देने से लेकर जब तक वो मटेरियल आपके दरवाजे नहीं आ जाता, तब तक वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। ठीक है, तब तक वो क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। बस सिंपल वर्ड में। फिर वो उसमें सब आ गया, फिर उसमें आपने उसको ऑर्डर देने के लिए जो फोन किया था, स्टेशनरी यूज की थी, सब आ गया। फिर उसमें आपको सैलरी भी आ गई परचेस मैनेजर की, और फ्रेट इनवर्ड भी आ गया। ठीक है, और एक बार मटेरियल आपके दरवाजे पहुंच गया, सिर्फ बीच में आपने जो सप्लायर को पैसा पे किया था ना, ऑर्डर देने से लेकर मटेरियल घर में पहुंचने तक आपने बीच में जो सप्लायर को पैसा पे किया था, या किराना शॉप वाले को पैसा पे किया था, दूध के एक्चुअल पैसे, वो सिर्फ क्या हुआ? वो परचेस कॉस्ट हुआ। ठीक है, और एक बार जैसे आपने मटेरियल आपके दरवाजे आ गया, जैसे मटेरियल आपके दरवाजे आ गया दोस्तों, फिर वहां पे तीसरा कॉस्ट शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट, या इसको आप होल्डिंग कॉस्ट भी बोलोगे। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। सो कैरिंग कॉस्ट मतलब क्या हुआ? स्टोरेज कॉस्ट भी बोला जाता है इसको, और एक नाम है स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, सो ये सब उसी के नाम है। तो इसका सिंपली मीनिंग क्या हुआ? ऑर्डर आपने किया, बहुत बढ़िया, आपने परचेस भी कर लिया, वहां जाके सप्लायर को पैसा देके परचेस कॉस्ट इनकर कर लिया, आपके घर तक मटेरियल भी आ गया, यानी आपके फैक्ट्री तक, बहुत बढ़िया। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का काम खत्म। अब उसको हमने गोडाउन में रखा है। क्यों रखा है? उसके लिए स्पेशल गोडाउन लिया है। तो गोडाउन की सैलरी, जो थोड़ी देर पहले मैं बोला भी हूँ, वहां पे एक बंदा है जो बराबर एंट्री करता है, कितना मटेरियल आया, कितना गया, रोज प्रोडक्शन में कितना गया, आज बाहर से कितना आया।
है ना, सप्लायर से वो बंदे की सैलरी, जैसे परचेस डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है वैसे स्टोर डिपार्टमेंट का भी स्टाफ होता है ना, बड़ी बड़ी कंपनीज में दोनों होते हैं, परचेस डिपार्टमेंट भी होता है जो ऑर्डरिंग के काम करता है, एंड स्टोर डिपार्टमेंट भी होता है जो होल्डिंग के या कैरिंग के या स्टोरेज के काम करता है। तो उसकी स्टोर कीपर जो है, स्टोर कीपर, उसकी सैलरी। अगेन हमने, जैसे मैंने कहा था कि हमने वहां महंगे महंगे मटेरियल, उसका इंश्योरेंस निकाल के रखा है, उसका प्रीमियम। ये रॉ मटेरियल हमने ऑर्डर करने के लिए स्पेशली लोन लिया है बैंक से, करोड़ों का रॉ मटेरियल है, तो उसका इंटरेस्ट। मुझे बताओ, अगर रॉ मटेरियल यूज हो जाता, तुरंत तुरंत यूज होता, तुरंत प्रोडक्ट बन जाता और हम तुरंत बेच देते, तो पैसा रिलीज होता ना, तो हम उससे लोन अपना चुका देते थे। बट ऐसा होता नहीं है, रॉ मटेरियल तुरंत थोड़ी यूज हो जाता है ना, वो चलते रहता है, चलते रहता है, और वो जब तक चलते रह रहा है तब तक हमारा इंटरेस्ट का मीटर भी चल रहा है। तो अगेन ये इंटरेस्ट का मीटर किस पे आता है? स्टोरेज कॉस्ट। सो गाइज, इन सिंपल वर्ड, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री, इसका नाम ही होल्डिंग कॉस्ट है। सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, जब आगे आप न्यूमेरिकल देखोगे तो आपको ये कभी कभार स्टोरेज कॉस्ट के नाम से दिया जाता है, कभी कभार होल्डिंग कॉस्ट, इसलिए सब याद रखो। सो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग एन इन्वेंट्री, ये होता है आपका होल्डिंग कॉस्ट। फिर उसमें कई सारी चीजें आ गए, जैसे कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ गोडाउन, सैलरी टू स्टाफ ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, सैलरी टू स्टाफ ऑफ स्टोर डिपार्टमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, और ये लोन स्पेशली हमने क्यों लिया था? लोन तो यार हम अपने फैक्ट्री के असेट के लिए भी लेते हैं ना, बड़ी बड़ी मशीनरीज, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी लोन लेते हैं, बट वो लोन का इंटरेस्ट इसमें कभी मत जोड़ना। यहाँ स्ट्रिक्टली वही लोन का इंटरेस्ट जोड़ना है जो हमने इन्वेंट्री परचेस करने के लिए लिया था। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर परचेसिंग इन्वेंट्री, ये लोन क्यों लिया हमने? टेकन फॉर परचेसिंग इन्वेंट्री। असेट वसेट का लोन, बड़ी बड़ी मशीनरीज लेकर आए उसका लोन मत इसमें जोड़ देना, सिर्फ इन्वेंट्री लेने के लिए, रॉ मटेरियल लेने के लिए। जहां मैं बात इन्वेंट्री की करूँ वहां सिंपली आप क्या समझोगे? रॉ मटेरियल, उसके लिए जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट। सो गाइस, ये होता है कैरिंग कॉस्ट। पता है कैरिंग कॉस्ट, अगेन अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो ये कैरिंग कॉस्ट किसको हैम्पर करने, अगर ये कैरिंग कॉस्ट ज्यादा हो गया, कैरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा हो गया तो किसको हैम्पर करता है? वो हैम्पर करता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को, ठीक है। और ये कैरिंग कॉस्ट अगर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर ज्यादा हो गया, या ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका बहुत ही ज्यादा है। ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा कब आता है? जब आप छोटी छोटी ऑर्डर लाते हो, बराबर। जहां पे आपको महीने के 20,000 रॉ मटेरियल लगता है, 20,000 क्वांटिटी, आप बस 200 ला रहे हो हर बारी, और अचानक से बड़ी ऑर्डर आ गई, या सप्लायर का शॉप स्ट्राइक पे है, सप्लायर हमारे सारे बढ़ते दाम को लेकर। आजकल तो कोई भी स्ट्राइक पे चले जाता है ना, आज देख लो, आज स्ट्राइक है, आज तो कम से कम 8 करोड़ जो बिजनेसमैन है म्यूचुअली आकर उन्होंने स्ट्राइक ये किया है। बड़े बड़े आज आपको अपनी सिटी में किराना शॉप ये वो सब बंद दिखेंगे, जो इसमें पार्टिसिपेट ले रहे हैं उन लोगों के तो एटलीस्ट जीएसटी को लेकर। तो अगर उनके शॉप बंद और अचानक से बड़ी ऑर्डर आ गई तो फिर क्या करेंगे? तो ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट रुक सकता है। तो इसलिए ऑर्डरिंग कॉस्ट को सही मैनेज करो, और एट द सेम टाइम फाइनेंशियल लॉस को भी कंसिडर करना है हमें, तो कैरिंग कॉस्ट को भी सही मैनेज करो। सो गाइज, ये वो चीजें हैं जो अब तक हमने देखी। अगर मैं अब तक के हर बात का आपको एक छोटे से वे में समराइज करूं तो आपने मटेरियल में सबसे पहला और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट शुरू किया इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री यानी रॉ मटेरियल आप बोलोगे, सिर्फ फिनिश प्रोडक्ट को नहीं कंसिडर करोगे, वर्क इन प्रोसेस को नहीं कंसिडर करोगे। तो रॉ मटेरियल से रिलेटेड डिसीजन लेना, दैट इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब उसमें भी फिर आते हैं आगे की बातें कि सर इन्वेंट्री में क्या क्या ऑब्जेक्टिव, अगर इन्वेंट्री हमें सही मैनेज करनी है तो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो एक होता है ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव, यानी उतना स्टॉक रखो रॉ मटेरियल का जिससे आपका ऑपरेशन ना रुके, इट शुड नॉट बी हैम्पर। और दूसरा आता है फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव, यानी उतना ज्यादा भी मत रखो जिससे आपको फाइनेंशियल लॉस हो। सो इन शॉर्ट, अगर बहुत मैक्सिमम रख दिया तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव हैम्पर, बहुत मिनिमम रख दिया तो ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव। तो कितना रखो? ऑप्टिमम। ऑप्टिमम मतलब क्या? या जहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, टोटल यानी फिर उसमें सब आ गए, उसमें फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव भी, ऑपरेशनल ऑब्जेक्टिव भी कंसिडर हो गया। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट शुड बी मिनिमम। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट में सबसे पहले आता है परचेस कॉस्ट, मतलब जो प्रोडक्ट आप परचेस कर रहे हो उसका पैसा तो सप्लायर को पे करोगे ना, वो परचेस कॉस्ट है।
लेकिन क्या आपको बस उतना ही पैसा लगता है? नहीं, आपका पैसा लगना भले वो इतना सा पैसा क्यों ना हो, लेकिन वो लगना स्टार्ट हो जाता है उस पहले टेलीफोन से जब आपने सप्लायर को किया था, उस पहले लेटर से, लव लेटर से, चिट्ठी से जो आपने सप्लायर को इन द फॉर्म ऑफ परचेस एक्विजिशन भेजा था, तो वहां से आपका शुरू हो जाता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो दूसरा इसमें आया ऑर्डरिंग कॉस्ट कि ऑर्डर देने से लेकर मटेरियल दरवाजे पहुंचने तक, मटेरियल हमारे चौखट पहुंचने तक जो खर्चे लगे, फिर उसमें फ्रेट इनवर्ट, ट्रांसपोर्टेटर, लोडिंग अनलोडिंग, हमारे परचेस डिपार्टमेंट वाले स्टाफ की सैलरी सब आ गए, ठीक है, वो खर्चे कहलाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एंड थर्ड आया कैरिंग कॉस्ट, मतलब एक बार मटेरियल आपके चौखट पहुंच गया तो उसको वहां से लेकर जो आप कैरी करते हो, इसलिए थर्ड कॉस्ट का नाम ही क्या है? कैरिंग कॉस्ट। उसको स्पेशली गोडाउन लिया है रेंट पे, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कंज्यूम हो रही है, उसके लिए एक स्टोर कीपर रखा है अपने देखभाल के लिए, उसका जो इंश्योरेंस ले रखा है उसका प्रीमियम, उसके वो जो सिर्फ रॉ मटेरियल लेने के लिए आपने अगर लोन ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट, ये हुआ कैरिंग कॉस्ट। जब ये तीनों की मिली भगत मिनिमम आ जाए ना, जब इन तीनों का सम टोटल यानी परचेस कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, जब ये तीनों का सम टोटल मिनिमम आए तो हम बोलेंगे कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हुआ है। तो ये इन्वेंट्री कॉस्ट किस क्वांटिटी पे मिनिमम हुआ है? उस क्वांटिटी को हम बोलेंगे ऑप्टिमम क्वांटिटी। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑप्टिमम क्वांटिटी। ठीक है, सो गाइस ये है इन्वेंट्री कॉस्ट, ये तीनों की जुगलबंदी यानी है इन्वेंट्री कॉस्ट, और ये मिनिमम चाहिए। थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी ना, ये थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि ऑप्टिमम किसको बोलेंगे? इन्वेंट्री, जहां पे इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो, और ये इन्वेंट्री कॉस्ट यानी इन तीनों की जुगलबंदी, इन तीनों का एडिशन। जैसे मैंने आपको सिंपल का परचेस 200 रुपए का मैंने पेन लिया है, बट वो 200 रुपए के चक्कर में मैं ऑटो से गया, ऑटो से आया, उसका खर्चा, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, बराबर। फिर लाने के बाद अब यार ये 5 रुपए का पेन थोड़ी 200 का पेन है, उसके लिए मैंने एक स्पेशल एक ये रखा है, उसका मैंने इंश्योरेंस लेके रखा, उसका प्रीमियम। 200 रुपए मेरे पास थे नहीं, मैंने बैंक से लोन लिया, उसका लोन, उसके लिए मैंने एक स्पेशल एक छोटा सा लॉकर बनाया है, वो लॉकर का खर्चा, ये सब क्या हुआ? कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, तो अगर ये तीनों टोटल जिस क्वांटिटी पे कम हो जाए, जैसे अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये बात समझना, ये अब खास आप कंसेप्ट को समझोगे। सपोज मैंने किया कि मुझे एक प्रोडक्ट बनाने के लिए साल भर में 5000 क्वांटिटी रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, 5000 यूनिट्स रॉ मटेरियल मुझे लगता है, ये मेरी साल भर की रिक्वायरमेंट है पर एनम। अब मेरे पास दो ऑप्शन है दोस्तों, अब आप ही दिमाग लगाना, बहुत लॉजिकल कंसेप्ट सीख रहे हो आप अभी, ये आप ही दिमाग लगाना कि मेरे पास एक तो मैं सारे के सारे 5000 ऑर्डर कर दूं, या कुछ 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 साल भर में थोड़ा 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 ऑर्डर करते जाऊं। अगर देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं 5000 एकदम भी ऑर्डर कर दूं तो क्या होगा? मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट एक ही टाइम जितना लगना है लगेगा, एक ही बार मुझे सिर्फ परचेस ऑर्डर रिलीज करनी होगी, एक ही बार टेलीफोन करना होगा, मटेरियल आया नहीं तो 2-4 बार जो मैं फॉलोअप के कॉल करूंगा वो बस एक ही बार करने होंगे। एक बार 5000 क्वांटिटी मेरे दरवाजे पहुंच गई, उसके बाद मुझे साल भर तक टेंशन नहीं, साल भर तक टेंशन नहीं, बराबर। तो इससे आपको समझ रहा है ना कि इससे मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत कम हो रहा है। टेम्पो भी एक ही बार रखना पड़ा, परचेस मैनेजर की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। परचेस मैनेजर की क्यों जरूरत है? अगर 5000 यूनिट ही है, एक ही बार ऑर्डर करना है, तो यार मैं ही थोड़ा टाइम निकाल के, प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, मैं ही थोड़ा टाइम निकाल के ऑर्डर कर लेता हूँ, कंपनी को उतना ही परचेस डिपार्टमेंट का स्टाफ का जो सैलरी वो बच जाएगा। बट आप बात समझ रहे हो, जब आप बोल रहे हो कि ऑर्डरिंग कॉस्ट इससे मेरा बहुत कम हो जाएगा, अगर मैं 5000 क्वांटिटी एक टाइम पे ऑर्डर कर दूं तो कम हो जाएगा, लेकिन मेरा कैरिंग कॉस्ट कितना बढ़ेगा? ह्यूज बढ़ जाएगा। अगर ये बहुत महंगा, एक यूनिट बहुत महंगा मिलता है, तो मान लो अगर 1000 का एक यूनिट है तो मुझे 5 करोड़ रुपए जो मेरे पास नहीं है, तो 5 करोड़ रुपए के लिए मैं क्या लूंगा? लोन लूंगा, उसका इंटरेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और ये 5000 यूनिट आप सुने ना, ये 5000 यूनिट पूरे साल में लगने वाले हैं आपको। ऐसा नहीं कि 5000 की यूनिट जाते बराबर आप प्रोडक्शन में यूज करने वाले हो क्योंकि आपके पास बल्क ऑर्डर रेडी है, नहीं, आपका एस्टिमेशन बोल रहा है कि आपको पूरे साल में लगने वाले हैं। तो पूरे साल तक 5 करोड़ लोन का इंटरेस्ट चुकाते रहोगे, मतलब चिंधी सा इतू सा ऑर्डरिंग कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपने ह्यूज कैरिंग कॉस्ट इनकर कर लिया है। 5 करोड़ का लोन कितना है सोचो, उससे तो आप 10 बार टेम्पो को हायर करना पड़ेगा, 10 बार लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, 10 बार उसको टेलीफोन करना पड़ेगा।
तो अगेन इसमें महंगे मटेरियल, उसका आपने प्रीमियम लेके रखा है, 5000 यूनिट रखोगे, बड़े बड़े यूनिट है ये, स्टील के रॉड्स है या सीमेंट ब्रिक्स है, उसको रखोगे, गोडाउन ले रखा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि एक ही डायरेक्शन में सोचो। दो बेटे, दोनों बच्चों को खुश करना है, दोनों में झगड़े चल रही है, एक बोल रहा है ये टॉय मुझे चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं मुझे भी चाहिए। आपको ऐसे जुगाड़ लगाना है कि जिससे दोनों खुश हो जाएं, बराबर। तो बेसिकली अब आप देखो, आपके साथ इतना तो पक्का कि की सारी ऑर्डर आप एक साथ में नहीं कर दोगे, उससे आपको ह्यूज कैरिंग कॉस्ट इनकर होगा। तो देखो अब मैं एक काम करता हूं, मैं एक ऑप्शन लेके चलता हूं, मैं 2,500 यूनिट ऑर्डर करूंगा, एक ऑप्शन ये लेता हूं, और दूसरा ऑप्शन लेता हूं मैं 500 यूनिट ऑर्डर करूंगा। बात को समझो, और मैं मानता हूं कि ये एक रॉ मटेरियल 10 रुपए का है, एक पर यूनिट, मतलब सप्लायर को जो पे करना है। मुझे बताओ, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब क्या, सम टोटल ऑफ परचेस कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम परचेस कॉस्ट निकाल लेते हैं यार, परचेस कॉस्ट निकाल लेते हैं दोनों का। अगर मैं 2,500 यूनिट ऑर्डर करूं, ध्यान से देखना, अगर मैं 2,500 यूनिट ऑर्डर करूं तो सिंपल क्या हुआ, 2,500 इंटू 10 एक टाइम पे। बट मुझे बताओ, ये 2,500 तो मैं एक टाइम पे ऑर्डर कर रहा हूं ना, अगर मुझे पूरे साल का निकालना है, पूरे साल का मुझे क्या निकालना है, पूरे साल का इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना है, तो पूरे साल में तो मुझे पता है कि मुझे 2,500 नहीं 5,000 यूनिट लगने वाले, 5,000। तो ऐसे तो हमेशा क्या होगा फिर, ऐसे तो फिर यही कम आएगा ना, यहाँ पे आप 500 इंटू 10 करोगे, यहाँ पे 2,500 इंटू 10 करोगे, तो यही कम आएगा। बट नहीं, आपको पता है इन्वेंट्री कॉस्ट एक ऑर्डर का नहीं निकालना होता है, कि आप एक बार कितना ऑर्डर कर रहे हो, 2,500, बराबर, तो इसलिए एक ऑर्डर का ही निकालो ना। आप एक बार कितना ऑर्डर कर रहे हो, 500, तो एक ही ऑर्डर का निकालो ना। आपको इन्वेंट्री कॉस्ट निकालना होता है पूरे साल का, पर ईयर, पर एनम का। तो गाइज यहाँ पे आप ये जो 2,500 इंटू 10 कर रहे हो परचेस कॉस्ट के लिए, और 500 इंटू 10 कर रहे हो, गलत है। सप्लायर को तो आपको कितना देना है, सप्लायर को तो आपको पूरे 5,000 यूनिट का पैसा देना है, पूरे 5,000 यूनिट का। तो पूरे साल में आपको ये लेना है, भले ही आप 2,500 करके 2 बार लोगे, और यहाँ 500 करके 10 बार लोगे, तो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा, बराबर। 500 करके 2 बार लोगे, 2,500 करके एक बार लोगे, सपोज 2 बार लोगे, सॉरी 2,500 करके 2 बार लोगे, और 500 करके 10 बार लोगे, क्योंकि आपको टोटल 5,000 चाहिए। तो ऑर्डरिंग और कैरिंग पे फर्क पड़ेगा, लेकिन साल भर में आप भले ही 2,500 करके 2 बार लो, या 500 करके 10 बार लो, या 5,000 एक बारी में लो, ले तो 5,000 ही रहे हो ना पूरे साल में, तो हमें पूरे साल का ही निकालना है। तो इसलिए ये हो गया 50,000, और ये भी कितना हुआ, 5,000 इंटू 10, 50,000। मतलब एक चीज आप समझ रहे होंगे दोस्तों, कि आपके परचेस कॉस्ट से कोई भी डिसीजन सामने नहीं आता, परचेस कॉस्ट से कोई भी डिसीजन सामने नहीं आता, क्योंकि आपको पूरे साल में आप भले ही 2,500 करके लो, 2,000 करके लो, 500 करके लो, या रोज जाके 1 यूनिट लेकर आओ, रोज जाके 1 यूनिट लेकर आओ, आपको पूरे साल में जितना खर्चा लगता है वो हम निकालते हैं इन्वेंट्री कॉस्ट में। तो पूरे साल में आपको 50,000 लगनी ही है, आप कितने भी ऑर्डर करो, क्योंकि आप पूरे साल में 5,000 ही करने वाले हो। तो इसलिए परचेस कॉस्ट आपको डिसीजन लेने में हेल्प नहीं करता कि कौन सी क्वांटिटी ज्यादा बेटर है, 2,500 करना ज्यादा बेटर रहेगा या 500 करना ज्यादा बेटर रहेगा, ये आपको हेल्प नहीं करता, बराबर। क्योंकि सिंपल है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं कंसिडर कर रहा हूं ना अभी मैं। हाँ, आगे देखो, मैंने कहा ना, आगे अभी फिलहाल तो बहुत बेसिक मॉडल हम इन्वेंट्री का देख रहे हैं, आगे चल के डिस्काउंट वगैरह भी आएगा। तो जब ये डिस्काउंट वगैरह चीजें आएंगी ना दोस्तों, तब फिर ये परचेस कॉस्ट भी बहुत क्रूशियल रोल प्ले करेगा। क्योंकि हो सकता है 500 यूनिट एट ए टाइम ऑर्डर करने पे वो आपको डिस्काउंट ना दे, लेकिन 2,500 यूनिट एक साथ में ऑर्डर कर रहे हो तो शायद तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा, वो चीज भी आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। तो ये बात हम बाद में करेंगे डिस्काउंट की। फिलहाल तो परचेस कॉस्ट का कोई रोल नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं है। आप 2,500 लो, आप 500 लो, आप एक लो, या पूरा 5,000 लो, सामने वाला सप्लायर बहुत क्लियर है, वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा, वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा, ठीक है। सो अब देखो, चलो यहां पे अब मुझे बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेस कॉस्ट तो हो गया ना, बात करते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की। गाइस एक बार आप ऑर्डर करते हो ना तो आपको 100 रुपए लगते हैं। एक बार अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको 100 रुपए लगते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे आप कितनी बार ऑर्डर करने वाले हो,
आपको साल भर में, बच्चा भी बोल देगा कि सर हमें अगर साल भर में 5000 यूनिट चाहिए और एक टाइम पे हम 2500 ऑर्डर कर रहे हैं तो हमें 2 बार ऑर्डर करना है। यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट है @100 पर ऑर्डर, @100 पर ऑर्डर। तो आप ही बता दो कि कितना लगेगा। सर हमें लगेगा शायद, ये शायद क्यों, एक ऑर्डर का 100 और 2500 हम कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 ही ऑर्डर करना है पूरे साल में। सो 2 × 100, 2 × 100 मतलब ये हुआ 200 रुपया। बिल्कुल सही। और यहाँ पे सर अच्छा, यहाँ पे एक बार हमें 100 लगते ही है। देखो आप कितनी क्वांटिटी ले रहे हो उससे ऑर्डरिंग कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ता है ना। आप जितनी भी क्वांटिटी लो, आपको भाई फोन तो करना ही है, तो फोन का खर्चा आप 2500 भी बोलो एक फोन पे या 500, ऐसा तो नहीं है कि टेलीफोन एक्सचेंज वाली आपकी वाला जो भी आपकी बात सुनेगा, आप 2500 बोल रहे हो क्वांटिटी ऑर्डर का तो वो ज्यादा बिल लगा देगा, 500 बोल रहे हो तो कम लगाएगा। नहीं, जितना मिनट बात किया उतना लगेगा ही पैसा, बराबर। तो बेसिकली आपका जो ऑलमोस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट होता है वो पर ऑर्डर सेम ही होता है, आप कितना भी क्वांटिटी, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे 2 बार लगा, यहाँ पे कितनी बार, 500 आप एक बार ऑर्डर कर रहे हो और ऐसे 5000 बार आप ऑर्डर देने वाले हो दोस्तों, 5000। तो ये कितना हुआ, सिंपल मान लो 10 बार ऑर्डर देना है आपको, 10 बार ऑर्डर देना है, मतलब यहाँ पे कितना हुआ 1000, यहाँ पे कितना हुआ 1000। कैरिंग कॉस्ट की बात करते हैं। कैरिंग कॉस्ट मैं मानता हूँ भाई, कैरिंग कॉस्ट चलो मैं एक डायरेक्ट लमसम अमाउंट ही दे देता हूँ। कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे आपको लगने वाली, देखो इतना तो आप ऑब्वियस है कि समझ चुके हो, ज्यादा यूनिट आप ऑर्डर कर रहे हो मतलब कैरी भी ज्यादा करना है, ज्यादा कैरी करना है मतलब ज्यादा फंड ब्लॉक हुआ, ज्यादा लोन लेना पड़ा, ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा, लोन ज्यादा लिया है तो शायद ज्यादा क्वांटिटी तो वेयर हाउस लग रहा है, कम क्वांटिटी होती तो गोडाउन लगता भी नहीं, बट ज्यादा है तो लग रहा है, कम होती तो स्टोर कीपर लगता भी नहीं, ज्यादा है तो लग रहा है। तो इसलिए ज्यादा क्वांटिटी है, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे कम आया क्योंकि एक टाइम पे ज्यादा ऑर्डर कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर कम लगी, यहाँ पे ज्यादा आया क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑर्डर कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर बार लगेगी, इसलिए पैसा बढ़ गया। लेकिन कैरिंग कॉस्ट हो सकता है यहाँ पे आपको 1000 लगे और यहाँ पे सिर्फ 400 लगे, क्योंकि यहाँ पे 2500 यूनिट को कैरी करने का खर्चा ज्यादा आएगा, 500 को कम आएगा, है ना। संडे के दिन मेरे घर पे काफी बच्चे आए हैं, उनको मुझे पूरा संडे एंगेज करना है, तो उनके लिए मैं बाहर से समोसे मंगा रहा हूँ, पिज्जा मंगा रहा हूँ, पास्ताज मंगा रहा हूँ, मूवी लेके गया, तो डेफिनेटली ज्यादा बच्चे होंगे तो हर चीजों का खर्चा ज्यादा आएगा। कम बच्चे अगर रहते संडे के दिन मेरे घर, जिनको मुझे कैरी करना है पूरा संडे, तो खर्चा कम आता, कम पिज्जा लगता, कम मूवी टिकट लगते हैं। तो बेसिकली ज्यादा यूनिट इसलिए कैरी ज्यादा करना है दोस्तों। अब यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लो, इन सबकी टोटल मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट। अच्छा ये व्हाइट बोर्ड नीचे नहीं जाता है ना, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट है ये जो मैंने लिखा है IC, तो 5 ये हो गया हमारा 50,000 और 1000। मैं तो बोल रहा हूँ इसको कंसिडर भी मत करो, इसको टोटल में फिलहाल ऐड कंसिडर भी मत करो। ये 50,000 यहाँ पर भी है, 50,000 यहाँ पर भी, तो इसको कंसिडर भी मत करो। ये कितना लगा यहाँ पे 1200 रुपीज और यहाँ पे कितना लगा 1400 रुपीज। सो गाइज आप मुझे बताओ कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करना इन दोनों में से ज्यादा बेटर है, इन दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ऑर्डर करना ज्यादा बेटर है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बोलो। 2500 परफेक्ट। 2500 क्वांटिटी, यस 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 यस, बिल्कुल सही। क्योंकि आपको खुले में दिख रहा है ना यार, इससे आपको कॉस्ट खर्च और आपको टोटल कॉस्ट से मतलब, आपका ना ही कैरिंग कॉस्ट सगा है ना ही आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट सगा है, बराबर। आपको किसी के प्रति मोह माया नहीं है, आपको बस मोह माया है टोटल कॉस्ट के प्रति, यानी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो जिधर कम वो ज्यादा। अब पता है दोस्तों, मैंने आपको पूछा इन दोनों में कौन बेटर है, तो आपने बोल दिया सर 2500, क्योंकि उसका खर्चा कम आ रहा है, तो एक टाइम पे 2500 ऑर्डर करना है ज्यादा बेटर है। बट पता है मैंने तो आपको ऑप्शन 2 दी, इसलिए आप मुझे बोल पाए। मैंने आपके सामने ऑप्शन ही 2 रखे कि एक तो 2500 ऑर्डर कर सकते हैं या 500। बट पता है हम कितना कितना ऑर्डर कर सकते हैं, हम 1 से लेकर 5000 यूनिट तक भी ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब ये ऑप्शन हमारे पास सिर्फ 2 ही नहीं है, हमारे पास 5000 ऑप्शन है। हो सकता है मैं 1000 भी करूँ ऑर्डर, हो सकता है मैं 1250 भी 4 बार ऑर्डर करूं, हो सकता है मैं 200 भी 25 बार ऑर्डर करूं। उसका कहाँ देखा है अभी हमने। तो क्या हम ये पूरे के पूरे 5000 ऑप्शन ट्राई करें। अब यहाँ पे 5000 यूनिट लग रहे हैं, किसी किसी कंपनी को अगर 50,000 यूनिट लग रहे पर एनम, तो क्या हम 50,000 ऑप्शन ट्राई करें और फिर देखें किसमें कम है और फिर वो ऑर्डर करें। भाई उस कैलकुलेशन के लिए हमें स्पेशल टीम बैठानी होगी जो हमसे लाखों की सैलरी ले लेगी।
और जो उनका डिसीजन आएगा वो बहुत लेट आएगा, जब तक तो हमारे सारे कस्टमर भाग चुके होंगे। तो गाइज यहां पे आता है आपका सबसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन पॉइंट EOQ। सर कैसे निकाले हम, किस क्वांटिटी को फिर बोले 5000? आप बोल रहे हो 1 से लेकर 5000 क्वांटिटी तक के हम ऑर्डर कर सकते हैं। वो तो मैंने आपको सिर्फ 2 ऑप्शन दिए, 2500 और 500। हो सकता है हम 100 वाला भी ऑप्शन देखें, हो सकता है हम 1000 वाला भी देखें, हम 1250 वाला भी देखें, 50 आइटम वाला भी देखें। कितने ऑप्शन का निकालोगे? नॉट पॉसिबल। तो फिर सर कौन से क्वांटिटी को हम बेस्ट बोले? जैसे यहाँ पे आपने हमसे बुलवाया कि इन दोनों में कौन बेस्ट है, हमने बहुत सही बोल दिया कि सर 2500 बेस्ट है क्योंकि उसका टोटल कॉस्ट कम आया। लेकिन इन बाकियों के तो बारे में हमें पता ही नहीं ना, बाकियों के बारे में तो पता ही नहीं, हमें इसका कॉस्ट समझ गया, इसका समझ गया, लेकिन इनका पता नहीं है। और ऐसे कई सारे क्वांटिटी पॉसिबिलिटी जिनका कॉस्ट हमें पता नहीं, सर वो कैसे निकाले फिर? तो गाइज हियर कम्स इनटू द पिक्चर the concept, the main concept EOQ, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर्ड। नाम में देखो उसके वर्ड यूज हुआ इकोनॉमिक, यानी एकदम रिजनेबल, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी गाइस ये वो क्वांटिटी है जो एक बस फॉर्मूला यूज करके आपको बताने वाली है कि विच क्वांटिटी शुड बी ऑर्डर्ड, कौन से लेवल की क्वांटिटी ऑर्डर करनी है दोस्तों, बस एक लौते फॉर्मूला से आपको बताने वाला है। ठीक है, तो यहां पे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी ऑफ ऑर्डर साइड एट विच द सम टोटल ऑफ एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। ठीक है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि फिलहाल परचेस कॉस्ट को इग्नोर मारो। फिलहाल परचेस, मुझे पता है कि इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री कॉस्ट मतलब सम टोटल ऑफ परचेस कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पर इन्वेंट्री कॉस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। लेकिन आपको पता है परचेस कॉस्ट से आपको कोई डिसीजन नहीं मिल रहा है। आपको याद है ना, थोड़ी देर पहले आपने सीखा था टाइप ऑफ कॉस्ट में, इसको हम क्या बोलेंगे, इररिलेवेंट कॉस्ट फिलहाल के लिए। रिलेवेंट कॉस्ट जिसको देखकर हमें कुछ ना कुछ एक आइडिया मिले डिसीजन लेने के लिए, और इन्वेंट्री मैनेज करना है मतलब डिसीजन ही लेना है ना। तो यहाँ पे परचेस कॉस्ट आपके लिए क्या हुआ, इररिलेवेंट। कितनी भी क्वांटिटी ऑर्डर करो आप, 100 वाला ऑप्शन देखो, 500 वाला देखो, 2500 वाला देखो, आपको साल भर का कॉस्ट निकालना है, साल भर का। तो साल भर में तो आपको 5000 ही लगने वाले, तो ये 50000 ही आएगा हर बारी। तो इररिलेवेंट, इसको फिलहाल कंसिडर मत करो। जब डिस्काउंट आएगा ना तब ये भी कंसिडर होगा, क्योंकि भाई 2500 पे शायद अगर सप्लायर आपको तगड़ा डिस्काउंट दे तो ये हो सकता है 50,000 का बिल आपका 45,000 का बन जाए, और 500 पे वो कुछ भी डिस्काउंट ना दे तो ये 50,000 ही रहे। भाई फर्क हो गया ना, जहां पे फर्क आ गया वो रिलेवेंट कॉस्ट हो गया। तो उसको हम बाद में देखेंगे, फिलहाल अभी फिलहाल तो कोई डिस्काउंट नहीं है। साल भर का ऑर्डर निकाल लिया, एक बार ऑर्डर करने का 100 रुपया लगता है, तो 2500 हमें 2 बार ऑर्डर करना पड़ा, 200 लगा। सेम 500 10 बार ऑर्डर करना पड़ा, साल भर का निकाला। देखो पूरे साल का एक इन्वेंट्री कैरी करने के लिए अगर मैं 2500 करूं तो मुझे ज्यादा कैरी करना है, 500 करूं तो कम कैरी करना है, इसलिए ज्यादा लगा या कम लगा पूरे साल का। अगेन ये भी पूरे साल का है, तो पूरे साल का इन्वेंट्री कॉस्ट मेरा एक जगह 1200, एक जगह 1400, यानी 1200 आया। बट जिसमें परचेस कॉस्ट मेरे लिए इररिलेवेंट है, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट शुड बी मिनिमम। तो देखो मेरी ईओक्यू की डेफिनेशन क्या हुई कि ये वो ऑर्डर साइज है, इट इज एन ऑर्डर साइज, मतलब हमने कितना ऑर्डर करना चाहिए वो साइज बता रही है वो, एट विच सम टोटल। मैंने कहा ना हमारे लिए कोई सगा नहीं है, किसके प्रति मोह माया हमें ज्यादा नहीं है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट दोनों हमारे लिए सेम है। तो जहां पे इन दोनों की सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम, बस जो भी क्वांटिटी पे अगर हमें लग रहा है कि अभी हम इन दोनों के कंपटीशन में 2500 जीता, लेकिन आगे चल के लग रहा है कि 1000 में इससे भी कम आ रहा है, 2500 से भी कम आ रहा है, तो हम 1000 क्वांटिटी वाला ऑप्शन लेंगे। और बाकी सब जगह अगर देखो तो मुझे 1000 वाला ही ऑप्शन सबसे बेटर लगा, तो हमारा वही क्या कहलाएगा, EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यानी वो ऑर्डर साइज है जहां पे सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। अब आप बोलोगे सर फिर वो निकालेंगे कैसे, लेकिन बात तो अभी भी वही अटकी है। क्या हम 1 से लेकर 5000 तक सारे ऑप्शन ट्राई करेंगे? नहीं। तो गाइज यहाँ पे एक फॉर्मूला आएगा,
और वो फॉर्मूला डिराइव हुआ है बाय यूजिंग डेरिवेटिव कंसेप्ट, बट आपको डेरिवेशन नहीं है, आपको बस फॉर्मूला से मतलब है। तो फॉर्मूला है कि EOQ इज इक्वल टू 2AO अपॉन C। ये है वो फॉर्मूला। पता है ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला आया है एक बेहतरीन कंसेप्ट डिफरेंशिएशन, कभी तो नाम सुना होगा उसका आपने, ऑफ कोर्स नाम सुना है। जब आप ये कर रहे हो CA इंटर, तो आप CA फाउंडेशन क्लियर करके ही आए हो, तो CA फाउंडेशन में आपने देखा ही है, भले 12th में मैथ्स रखो ना रखो, CA फाउंडेशन में तो पक्का डिफरेंशिएशन देखा है। सो एक डिफरेंशिएशन का टूल है, उसको यूज करके फॉर्मूला डिराइव हुआ है, लेकिन अगेन हमें उससे डेरिवेशन से मतलब नहीं, ये उसका फॉर्मूला रहेगा। EOQ मतलब तो मैंने बोल ही दिया, EOQ यानी वो ऑर्डर साइज है जिसपे इन दोनों की सम टोटल मिनिमम हो, क्योंकि यहाँ पे परचेस कॉस्ट ये इररिलेवेंट कॉस्ट है। A मतलब एनुअल डिमांड, जो अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल आपने देखी थी उसमें एनुअल डिमांड क्या थी? 5000। तो A मतलब इज सिंपली एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड। 2 तो सबको पता है 2 लिखने की जरूरत नहीं। ओ मतलब क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। एंड C मतलब कैरिंग कॉस्ट, C का अच्छी से मीनिंग समझो, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। एक यूनिट को पूरे साल कैरी करने के लिए कितना कैरिंग कॉस्ट लगता है, वो मतलब C। जब हमें पता चलेगा कि एक यूनिट को पूरे साल कैरी करने के लिए कितना लगता है, तभी फिर हम कितने यूनिट स्टॉक में हैं वो देखकर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना। अगर हमें लग रहा है कि एक यूनिट को कैरी करने के लिए हमें 20 रुपया लगता है पूरे साल का, तो हमारे स्टॉक में है टोटल 200 यूनिट, तो हम उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक यूनिट का 20, तो 200 के कितने? पूरे साल में ऑन एन एवरेज मेरे पास 200 यूनिट स्टॉक में रहते हैं, ऑन एन एवरेज 200 यूनिट मेरे स्टॉक में रहते हैं पूरे साल में। तो एक यूनिट को कैरी करने का पूरे साल का 20 रुपया है, तो 200 यूनिट का कितना हुआ? जब हम टोटल कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तब ये फंडा काम आएगा, तो तब मैं उसकी बात करूंगा ही। बट फिलहाल के लिए आपको बस ये याद रखना है कि इस EOQ फॉर्मूला यानी कि वो ऑर्डर साइज जहां पे इन दोनों का सम टोटल मिनिमम हो, जो बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी हो, जिसपे आपका जो स्टॉक लेवल, उसको हम क्या बोल सकते हैं? ऑप्टिमम। ये जो ऑर्डर क्वांटिटी, इस पे स्टॉक लेवल क्या होगा? ऑप्टिमम। जो हमारा सबसे स्टार्टिंग में पर्पस था ना कि स्टॉक लेवल यानी रॉ मटेरियल की लेवल मैक्सिमम भी ना हो मिनिमम भी ना हो, इट शुड बी ऑप्टिमम। वो ऑप्टिमम लेवल मतलब ये EOQ से बनेगी। उसमें A मतलब एनुअल डिमांड, O यानी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, और C यानी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ऑर्डर। ठीक है गाइस, तो ये फॉर्मूला को अच्छी से याद रखो, और आज जो जो कंसेप्ट हुए सबको अच्छी से रिवाइज करो। आपको मंडे तक फर्स्ट यूनिट का पूरा नोट्स मिल जाएगा, और फर्स्ट यूनिट का ऑलमोस्ट पूरा रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा। और ये रिकॉर्डिंग तो आज हुआ है अच्छी से, तो अब टेंशन नहीं, यहाँ से आपको रिकॉर्डिंग सेम डे मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये अब फॉर्मूला से रिलेटेड थोड़े बहुत एग्जाम्पल न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में। यहाँ तक मेन कहानी आपको EOQ तक लाना था, और EOQ के अब न्यूमेरिकल हम देखेंगे कल। सो EOQ कहाँ पिक्चर में आया? EOQ पिक्चर में आया इन्वेंट्री के वो दोनों ऑब्जेक्टिव, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव को सेटिस्फाई करने के लिए। वो सेटिस्फाई किस पे होता है? वो उस स्टॉक लेवल पे होता है जो बहुत ज्यादा भी ना हो बहुत कम भी ना हो, ऑप्टिमम हो। और वो ऑप्टिमम स्टॉक लेवल लाना मतलब क्या? वो स्टॉक लेवल जिसपे सम टोटल ऑफ ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट मिनिमम हो, और वो कहाँ पे होती है? वो होती है EOQ। तो ये EOQ फॉर्मूला हमें जो आंसर देगा ना दोस्तों, वही आंसर होगा अब हमारे लिए फाइनल, कि हमने परचेस एट ए टाइम कितने कितने क्वांटिटी का करना चाहिए, उस डिसीजन लेने के लिए यही फॉर्मूला हमें गाइड करेगा। गाइज एक लास्ट टाइम मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में तवज्जो दो, क्लियर हो